नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं से एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम से पाठ 4 भाग 2 नन्हा फनकार भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2। इसमें हम इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बार इंग्लिश में भी लिखे हैं मीनिंग्स, आप देखिएगा। उकेरना, नक्काशी करना। इत्मीनान, भरोसा करना। उत्सुकता, बेचैनी या अधीरता। पुश्तैनी यानी पीढ़ियों से। आहिस्ता, आराम से। नीच कर, आंखें बंद कर। सल्तनत यानी साम्राज्य। फनकार, कलाकार। लाडला, प्यारा या दुलारा। वयस्क यानी सयाना। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, अगर आपको समझने में परेशानी हो तो इंग्लिश के शब्द आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुआयना यानी जांच करना या निरीक्षण करना। जुर्रत, हौसला या हिम्मत। दखलंदाजी, हस्तक्षेप या बीच में रोकना या अतिक्रमण करना से कहेंगे दखलंदाजी। तलखी यानी कटुता या कड़वाहट या कड़वाहटपन। बदहवासी यानी घबराहट, जिससे आप कहते हो ना नर्वस हो गया, नर्वसनेस। महीन यानी बारीक। असमंजस, दुविधा या समझ में ना आना कि क्या कर। संगतराज, पत्थर को तराश कर आकार देने वाला साथी या कलाकार। माशा अल्लाह, तारीफ के शब्द। नन्हा, छोटा। छितरना यानी बिखरना, कोई भी चीज फैल जाती है ना उसे बोलते हैं बिखर। अनमने या बिना मन के, जब हमारा मन अच्छा ना हो, मन नहीं करे, इसे कहेंगे अनमने। मझोला, बीच का या मध्यम। नफीस, शानदार या उम्दा। अंगरखा, एक प्रकार का पहनावा, कोट। तो जब हमने पाठ पढ़ा था, अध्याय किया था, तो उस समय भी मैंने शब्दार्थ कुछ कठिन शब्द वहां पे लगाए थे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 39 का जो भी अभ्यास कार्य है, ये अभी हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे, 2 करेंगे और ये 3, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम अभी आगे करेंगे। तो चलिए, तो पहला प्रश्न वहां पे देखिए दे रखा है, केशव की घंटियां। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो प्रश्न 1, माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी, क्यों कही होगी उन्होंने ये बात। तो यहाँ पे ये वाक्य दिया गया है बच्चों, और यहाँ पे इसके 6 उत्तर दिए गए हैं। कौन सा उत्तर सटीक सही है उसको आपको चुनना है। केशव के काम की तारीफ में उन्होंने ये वाक्य केशव के काम की जो तारीफ है उसके लिए कहे, या फिर यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है, या केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, या घंटियां किसने बनाई है यह जानने के लिए ये कहा, या फिर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि केशव 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, कि उन्हें ट्रस्ट यानी विश्वास ही नहीं था कि केशव जो है 10 साल का और वो इतनी अच्छी घंटियां बना सकता है। और छठा है, क्योंकि
कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो या फिर कोई और रीजन हो सकता है जो आपको सही लगता हो, तो इसमें सही उत्तर है क्योंकि उन्हें यकीन था कि केशव जो है इतनी अच्छी घंटियां, देखिए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां कैसे बना सकता है, क्योंकि 10 इयर्स का बच्चा इतनी सुंदर घंटी कैसे बना सकता है, तो इसका उत्तर है ये। अब देखिए केशव पत्थर पर, उसके बाद उसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन है, ये प्रश्न संख्या 2 है, ये 1 है। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था, उसके द्वारा तराशी गई घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तुम्हें क्या तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। यानी कह रहे हैं जो केशव घंटियां बना रहे थे, तराश रहा था, तो उस घंटियों का चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, और अगर उसके साथ अगर आपको कोई भी और जो इमारत है जिसमें ऐसी नक्काशी की गई हो अगर याद आ रही है, तो आप उसका चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे घंटी, इस तरीके की घंटी केशव बना रहा था, ये है कड़ियां, और ये मैंने हवा महल का चित्र लगाया। आप यहाँ पे किसी और इमारत का चित्र भी आप लगा सकते हैं जो आपको याद है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आना और जाना, तो आने जाने से क्या तात्पर्य है, कभी कभी हम कहीं जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो आना और जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने से क्या कारण होते हैं, ऐसा करने की क्या कारण होती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, हम एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं या चले जाते हैं, वहां जाकर बस जाते हैं, तो उस ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है बच्चों। तो जो जनरल जो रीजन होता है ज्यादातर लोगों का, सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। रोजगार की प्राप्ति यानी जैसे अगर हम यहाँ पे काम करें, अगर हमारा ट्रांसफर हो गया या कहीं कुछ अच्छा ऑफर मिलता है, तो उसके लिए हम वहां पे चले जाते हैं और वहां रहने लगते हैं, तो ये है रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे है उच्च शिक्षा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक शहर में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और हमें और हाई एजुकेशन लेनी है, तो हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरे शहर में हम वहां जाकर रहने लगते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सुविधाएं हैं वो एक शहर में कम होती है, दूसरी जगह ज्यादा होती है, तो हम उनको प्राप्त करने के लिए वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये संभवतः यही आंसर होते हैं। अब देखिए आपकी बुक में है कहानी से। कहानी से यानी स्टोरी की जो कहानी हमने पढ़ी उसके अंदर प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी। तो क्यों अच्छी नहीं लगी, अकबर एक नेक दिल राजा था, यानी एक नेक दिल बादशाह थे, वह अपनी प्रजा का भला चाहता था, यानी वो चाहते थे कि उनकी जो प्रजा है वो क्या रहे, खुश रहे। तो समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था, क्योंकि केशव को तो पता नहीं था ये बादशाह अकबर है, तो वो आराम से उनसे बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई, यानी जब पहरेदार आया तब जो बात कर रहे थे तो उसमें बाधा, यानी उसने क्या किया, इंटरफेयर कर दिया ना बात करते हुए। इसीलिए पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। तो यही कारण था कि अकबर को
उस पहरेदार का इंटरफेयर जो दखल अंदाजी थी वो अच्छी नहीं लगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब? तो यहाँ पे बड़े आदमी से क्या अर्थ है? केशव ने एक शब्द प्रयोग किया था, बड़े आदमी। तो बड़े आदमी का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से, यानी या तो वो बड़ा आदमी होगा जिसके पास बहुत पैसे होंगे और जिसका नाम होगा प्रतिष्ठित, मतलब एक सम्मानित व्यक्ति जिसको सब जानते हैं, दूर दूर तक वो प्रसिद्ध। ठीक है, अब चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। खरगोश की सी कातर आंख। तो ये कहानी जब हमने पढ़ी थी, ये वहां पे मुहावरा ये शब्द प्रयोग किया गया था केशव के लिए बच्चों। खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है। तो हम मनुष्यों के जब शरीर की चाल ढाल या फिर कुछ हमारा ऐसा बर्ताव होता है, उसको देखकर जो बिहेवियर है उसको देख करके पशुओं के नाम से हमारी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। मीन्स पशुओं के नाम नहीं, उनके जो चलने बोलने या फिर उनका जो आकार, तो उससे हमारी तुलना की जाती है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण आप दीजिए। तो वहां पे जैसे दिया गया हिरन जैसी चाल, ऐसे कुछ उदाहरण आप भी बताओ। तो हिरन जैसी चाल, देखिए शेर जैसी दहाड़। तो शेर कभी कभी कोई बहुत जोर से चिल्लाता है तो हम कहते हैं शेर के जैसे दहाड़ रहे। ठीक है, मोरनी जैसी गर्दन। तो मोरनी जो है पीहन जो होती है उसकी गर्दन बहुत सुंदर होती है, पतली और लंबी। तो किसी किसी की गर्दन बहुत पतली और लंबी होती है तो उससे हम मोरनी से तुलना कर रहे हैं, तो मोरनी के जैसी गर्दन। कोयल जैसी आवाज, किसी किसी की आवाज बहुत मीठी होती है तो हम कोयल की आवाज भी मीठी होती है तो कोयल से इसकी तुलना की जा रही है। हाथी जैसी चाल, यानी हाथी जैसे धम धम करके चलता है तो इस यहाँ पर हाथी से तुलना की गई है, यानी हाथी के जैसे चल रहे। हिरन जैसी आंख, हिरन की जो आंखें होती है बहुत सुंदर होती है, मृगनयनी जिसे बोलते हैं। तो किसी किसी की जो आंखें हैं बहुत सुंदर होती है, ऐसी कटिंग जैसे हिरन की आंखों की जो कटिंग होती है उसी तरीके से, तो इसीलिए हिरन जैसी आंख कहते हैं। लोमड़ी जैसी चालाकी, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, तो लोमड़ी जो जानवर में सबसे चालाक जानवर कौन है, लोमड़ी है ना। तो इसीलिए लोमड़ी जैसी चालाकी, यानी जैसे लोमड़ी चालाक होती है वैसे आप चालाक। तो कुत्ते जैसी नाक। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कहीं दूर कुछ भी बन रहा हो या कुछ स्मेल आ रही हो तो सूंघ लेते हैं और तुरंत बता देते हैं ये इसकी खुशबू है। तो जैसे कुत्ता सूंघ करके बता देता है, आपने देखा होगा पुलिस वाले या कहीं पर रेस्क्यू कुछ होता है तो डॉग को साथ में लेके जाते हैं, तो वो किस लिए, सूंघने के लिए। तो सूंघ करके बताना, तो कुत्ते जैसी नाक, जैसे डॉग सूंघ कर बता देता है, ऐसी कभी कभी किसी की नाक बहुत तेज होती है, सूंघने की शक्ति जिसे कहते हैं। ठीक है, अब चलते प्रश्न संख्या 6 पे। इस तरीके से आप भी दो चार सोच करके आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न 6 पे, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? जब केशव ने कहा कि मैं भी नक्काशी सीखूंगा, तब केशव ने उन्हें संदेह यानी शक वाली नजर यानी आंखों से ऐसे करके क्यों देखा? क्या रीजन था उसका? अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। तो अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव से मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई, यानी जब उन्होंने, क्योंकि वो एक बादशाह थे, जब उसे पता चल गया कि वो बादशाह थे इतने बड़े, क्योंकि उनका तो नाम था बच्चों इधर ये सभी जगह, क्योंकि वो उस समय उस सल्तनत के बादशाह थे। तो इतने बड़े आदमी को नीचे जमीन पर केशव के साथ बैठ करके वो पत्थर का काम, पत्थर को तराशना जो काम था, उस पे उसे क्या हो रही थी, शंका हो रही थी, मतलब संदेह हो रहा था कि राजा और जो बादशाह वो ऐसा काम करेंगे। ठीक है,
उसका मन नहीं मान रहा था, मतलब अंदर से उसका जो मन है वो नहीं मान रहा था कि हाँ सचमुच राजा ऐसा करेंगे, बादशाह ऐसा करेंगे, कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनवाना सीखेंगे। इसीलिए उसने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुटना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। यानी जो केशव है वो 10 साल का है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं, या आप उत्तर दे सकते हैं इसका कि अ, उसको ये काम करना, इस छोटे से बच्चों को पत्थर का काम करना, क्या ये सही है? अगर सही है या नहीं, तो आपको इसका उत्तर का कारण भी लिखना होगा। तो केशव अभी 10 साल का था, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुटना ठीक नहीं था। वह बहुत छोटा था, यानी केशव 10 साल का था, तो छोटे बच्चों को इस तरीके के काम करने सही नहीं लगते। वह बहुत छोटा भी था। बच्चों इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं। तो आप सब जब अभी 5th ग्रेड में कक्षा में हो, तो इस समय आपकी उम्र भी 10-11 साल की होगी, तो इस समय आपको क्या काम करना चाहिए? पढ़ने का। तो सेम ऐसी केशव को भी उस समय पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो पढ़ने के साथ अगर टाइम बचता है तो हम जो अतिरिक्त कार्य में ये कर सकते हैं। केशव काम करता था, इस तरह उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा। इस तरह वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाएगा और अपने बचपन को पूरी तरह जी नहीं पाएगा। देखो बच्चों, जब हम इस तरीके का कुछ करते हैं, तो अब वो अगर स्कूल नहीं जा रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो चीज उसकी अधूरी रह जाएगी, है ना? तो वो नक्काशी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसे पढ़ाई भी करनी चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? यानी सबको सुना रहा था बादशाह के जाने के बाद, तो वो क्या कह रहा होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो उत्तर है इसका, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे। तो क्या कह रहा होगा? आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने क्या कहा? जी हुजूर भी कहा था। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा, ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सके। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। तो यहाँ पे केशव ने अपने मन की बात और उनके साथ जो बादशाह अकबर के साथ हुआ था, उन दोनों में वार्तालाप, वो अपने संगत राशियों को क्या कर रहा था? वो बार बार सुना रहा। तो ये थे आपके प्रश्न 8, पेज नंबर 39 पे। अब हम चलते हैं पेज नंबर 40 पे। तो यहाँ पे है शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे एक काम को चुनो, बढ़ई, मिस्त्री इत्यादि, इसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, और खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। तो ये बच्चों आपको स्वयं करना होगा। यानी जैसे नक्काशी जो काम करते हैं, ऐसे ही और जो काम है उसमें इन औजारों का प्रयोग होता है। मिस्त्री जब बढ़ईगिरी करते हैं, तो उसमें जो भी औजारों का प्रयोग होता है, उनका नाम और क्या काम करते हैं, उससे क्या वर्क लेते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न ख, छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े कई शब्द इकट्ठे करें और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द
कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो लकड़ी से जुड़े हुए शब्द हैं। तो यहाँ पे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो ये जैसे आपको ऊपर जानकारी एकत्रित करनी है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में आपको कक्षा में चर्चा करनी है। अब देखिए प्रश्न ग, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन दिनों चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द प्रयोग होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। यानी जो ये शब्द दिए गए हैं, वहां जिस भी इलाके में आप जिस एरिया में रहते हो सकता है वहां पे इन चीजों के कुछ और नाम हो बच्चों, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे एरिया में उसका नाम कुछ और है, दूसरे अगर हम स्टेट में राज्य में जाते हैं तो वहां पे उसका कुछ और नाम से उसे पुकारते, चीज वही है लेकिन नाम अलग है। तो ये आप अपनी कक्षा में बातचीत कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि आप अगर उत्तर प्रदेश से हो या महाराष्ट्र से, पंजाब से, तो आपके वहां पे इनको क्या कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। तो ये प्रश्न 1 के जितने भी क ख ग हैं ये आपको स्वयं करने हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ देखिए कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है, यानी कट शब्द से कटाव बना है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। यानी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन सी संज्ञा शब्द को जोड़ करके क्रिया शब्द में बदला गया। देखिए चुनाव, तो चुनाव चुनना, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए तो चुनाव संज्ञा और क्रिया इसमें क्या बनेगी, चुनना। अगर मैं वाक्य बनाती हूँ उससे, तो अच्छे वस्त्रों का चुनाव कर लो, या हमें अच्छे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अब देखिए पड़ाव, पड़ाव यानी पढ़ना। आज यही पड़ाव डाल देते हैं। पड़ाव यानी एक प्लेस पे रुकना, इसको बोलते हैं पड़ाव, कुछ टाइम के लिए, सम टाइम। उसके बाद है बहाव, बहाव यानी फ्लो, जिसे कहते हो आप बहना। नद, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है, बहाव, इसमें पड़ाव और इसमें क्रिया क्या होगा, पढ़ना। सेम ऐसे यहाँ पे बहाव और बहना। नदी का बहाव बहुत तेज है, तो जो रिवर है उसका जो फ्लो है बहाव बहुत तेज। लगाव, लगाव यानी लगना। जैसे बोलते हैं हम प्रेम है बच्चों से, लगाव है, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तो लगाव संज्ञा और क्रिया इससे क्या बना, लगना। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 3। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो बुदबुदाना यानी कोई भी बात धीरे धीरे बोलना, अपने ही मन में कोई दूसरा ना सुन ले। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, तो इन शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए पहला है फुसफुसाना, तो फुसफुसाना यानी धीरे धीरे कुछ बोलना, यानी धीरे से कुछ बोलना। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया है, यानी आप कभी भी दो दोस्त मिल जाते हो तो कान में धीरे से बात करते हो ना, कोई ना सुन ले, उसको बोलते हैं फुसफुसाना। उसके बाद है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना यानी किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना और बहुत ही बड़बड़ाना है। कभी कभी हम अपने आप ही अकेले बोलते रहते हैं, उस बात को रिपीट दोहराते रहते हैं, उसे कहते हैं बड़बड़ाना। उसके बाद है भुनभुनाना, भुनभुनाना यानी गुस्से से धीरे बोलना। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई बात बहुत अच्छी नहीं लगती है, या कोई बात हम कहना चाहते हैं लेकिन हम कहते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप ही अकेले बोलते रहते हैं उस बात को, और भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम किसी के कह भी रहे हैं लेकिन कोई दूसरा ना सुने, उसको बोलेंगे भुनभुनाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4। बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। तो यहाँ पे जैसे पहले प्रश्न पे दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी सिपाही के कहे शब्द है यहाँ पर। तो आपको ये पहचानना है कि
क्यों कहा सिपाही ने ये बात क्यों कही? ठीक है, तो सिपाही ने ये बात क्यों कही? देखिए, तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए। जो महल का जो पहरेदार था उसने ये बात क्यों कही? बादशाह के सामने बैठे रहना उनका सम्मान करने जैसा है, या ख पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, या पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसीलिए वह घबरा गया, या बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। यानी जो बादशाह केशव से जो बात कर रहे थे वो उसको अच्छा नहीं लगा। तो इसमें ये आंसर भी हो सकता है, ग वाला भी, और ये भी हो सकता है, क्योंकि पहरेदार को पता नहीं चला कि जो बादशाह है वो कब आए। तो ये उत्तर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने ये उत्तर लिखा है बच्चों, पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था कि ये वो प्रूफ करना चाहता था कि हाँ बादशाह आप आ गए हो, और जो केशव है वो बैठा हुआ है, और इसलिए वो दिखाना चाहता था कि हाँ मैं आपके लिए कितना रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कितना आदर करता हूँ। ठीक है, तो ये उत्तर टिक कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए वहां पे कुछ औजारों के नाम आए थे। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ आपको। तो कुल्हाड़ी, हथौड़ा, देखिए कील, आरी, इससे हम लकड़ी काटने का काम करते हैं। तो ये शब्द जो है कहानी में अभी एक्सरसाइज में आए थे। तो इस तरीके के आप चित्र देखकर उनको पहचान सकते हैं। और जब हमने कहानी पढ़ी तो वहां पे कुछ शब्द थे बच्चों, छेनी, हथौड़ा, देखिए, और कुछ ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं बच्चों, उनके पिक्चर्स मैं दिखा रही हूँ। देखिए, जैसे ये हुमायूं का मकबरा है, ये लाल किला है। तो इस पे जो नक्काशी ये सब पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, ये ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन ये सब किस पर बनी हुई है बच्चों? पत्थरों पे बनी हुई है। उस समय जो है पत्थर पे बनी हुई थी। तो आप जाकर यहाँ देख सकते हैं, इन जहां भी राज्यों में है ये चीजें। देखिए, तो ये देखिए इंडिया गेट, ताजमहल, तो ये सब क्या है? ये भी पत्थर पे नक्काशी की गई है, ये भी पत्थर पे बना हुआ है। तो जैसे इस पार्ट में पत्थरों के बारे में बताया गया, तो ये सभी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो किससे बनी हुई है? पत्थरों पर नक्काशी करके बनाई गई। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जो भी हमने कक्षा में पढ़ा वो आपको समझ में आया हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।